नहीं की थी कि 40-40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहां पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं, साल भर से बोल रहा हूं, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहां का एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। कोई नई बात नहीं है इस एटीएम के खुलासे से। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है। डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं। जाके क्या करते हैं दिल्ली में? केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो जांच एजेंसी के दौरे हैं, लगातार बड़े हैं। हकीकत ये है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता भी, पत्रकार भी, आम आदमी भी, युवा भी ये जानना तो जरूर चाहते हैं कि 2019 से अब हो क्या रहा है। ईडी आई, उसका स्वागत है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके यहाँ काम, उसके यहाँ इस तरीके की छाप पे पड़ने भी चाहिए, इसका स्वागत है। क्योंकि अभी जिन जिन अधिकारियों को 4-4 करोड़ रुपए जो कैश निकल रहा है, जाहिर सी बात है कि उनने मनरेगा से तो इसको कमाया नहीं होगा, मनरेगा की मजदूरी करके तो अधिकारी लाए नहीं होंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा स्वागत है। मैं इन सब चीजों को स्वागत करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये ईडी की जो हमारे देश में जो छवि बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं उसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि ईडी को, हम लोगों ने ईडी की छवि को इतना धूमिल कर दिया इन राजनीतिक लोगों ने कि इस केंद्र में बैठे सभी प्रकार की सत्ताओं में। और ऐसा नहीं कि ईडी का प्रयोग सत्ता के लिए हो रहा है, बहुत कुछ हद तक ईडी में सत्यता भी है। अगर आप देखेगा सत्यता ना हो तो वेस्ट बंगाल में करोड़ों रुपए नहीं निकलते। इस तरीके से ईडी की जब्त की हुई जो करेंसी है उसमें जो लगातार इजाफा हुआ है वैसा भी नहीं होता। तो ईडी के जो एक इमेज बन रही है, पहली इमेज उनकी ऐसी है कि जहां पे चुनाव होने हैं वहां पे ईडी पहले पहुंचती है, उसके बाद चुनाव आयोग पहुंचता है। ये इमेज बन चुकी है, उसको बनाने वाले हमारे नेता ही है। और ये आज से नहीं, 2000 से हम देख रहे हैं, चाहे पी चिदम्बरम का मौका हो, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात का वक्त हो, हम वो समय से देखते आ रहे। मध्य प्रदेश की सत्ता कैसे पलटी, महाराष्ट्र की कैसे पलटी, कर्नाटका में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में देखे तो ईडी से भी लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब जानना चाहते हैं कि 2019 से बाद आखिर हुआ क्या है, आप चाहते क्या है। आप कोई रिजल्ट दीजिए, जिसको जेल में डालना है जेल में डालिए, जो भ्रष्ट है उनको सामने लाइए, उनको आप भेज दीजिए जो कोर्ट कचहरी। आप ये ना करें कि एक भोकाल बनाने की कोशिश ना करें, एक डर और भय बनाने की जो कोशिश हो रही है, ये बर्दाश्त सही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भी चल रहा है, भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ना तो रमन सिंह के त्रेता युग में थी, ना अभी भूपेश के द्वापर युग में है। हकीकत में भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो, हर सरकार के वक्त ये एक पायदान ऊपर चढ़ के आता ही है। किसी भी सरकार में, किसी भी पूर्व आंध्र प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार और क्राइम में कभी कमी नहीं आई। कम ज्यादा परसेंटेज होते रहता है, लेकिन लगातार। हम, मैं नहीं कहूंगा कि रमन सिंह के समय राम राज्य था, वर्तमान समय में राम राज्य नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। करप्शन उस वक्त भी काफी था, इस वक्त थोड़े से उसके जीएसटी लग के करप्शन हो चुका है। मतलब पिछले करप्शन में आप 18% जीएसटी जोड़ दो तो वर्तमान सरकार का करप्शन हो जाता है। तो करप्शन भरपूर है। ऐसा नहीं कि जिन जिन लोगों को ईडी टारगेट की हुए बोले वो कोई पंथ या नाथ संप्रदाय के लोग हैं या बहुत ईमानदार क्लब के सदस्य हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो भी है, सत्यता जो भी है सामने आए, जल्दी आए, सबके समक्ष आए, पारदर्शिता के साथ आए और कोई एक पक्षी ना हो, उसमें कम से कम पारदर्शिता रहे, उसपे जो सेलेक्टिव ना रहे। कुल मिला के ये मैं कहना चाहूंगा। ये सब ठीक है। नल्लेश जी, जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं उस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि या तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर उन पर मानहानि का वो दावा करेंगे।
यादव जी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें आज डॉक्टर साहब का वक्तव्य और आ चुका है। उन्होंने अपने फेसबुक से जवाब दिया है कि हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे, हमें जो आरोप लगाया उसमें कायम है। अब जहां तक सबूत की बात है, सबूत जो आरोप लगे हैं ये गृह विभाग पे भी इनके पूर्व विधायक गृह विभाग में बिलासपुर के विधायक ने इनके आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का। जो रानू साहू जो कलेक्टर थे कोरबा की, उन पे आरोप लगाने वाले कौन है? उनके ही मंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री ने उन पे आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बाकायदा उन्होंने पत्र लिख के मुख्यमंत्री को सूचित किया था, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इस प्रकार की सूचनाएं जब आती हैं तो जो केंद्र की एजेंसियां उनको भी एक खबर रहती है कि इस तरह का भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है, तो इस पर कार्रवाई होती है। जो आज जो छापे पड़े हैं वो इनकम टैक्स के छापे की कंटिन्यूटी में ही एक पढ़ते हैं। ईडी के पास जब पुख्ता सबूत आते हैं तभी वो आती है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उस पर मुख्यमंत्री जी को आपत्ति है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार धमकाने की कोशिश की गई, उस धमकी से मैं भाजपा के अपने कार्यकर्ता झुकेगा, हम पूर्व मुख्यमंत्री डरेंगे, ये निरंतर चलते रहेगा। और हम इस पे कायम भी है कि जिन्होंने जो ईडी पे कार्रवाई की बात की 4 करोड़ रुपया मिला, 4 करोड़ रुपया आज मिला है, तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से कुछ मत कहिए, आप सबूत लाइए। लेकिन यही जब कोई अखबार प्लांटेड न्यूज खबर छापता है तो मुख्यमंत्री जी उसको कोट करते हैं, बोलते हैं कि देखिए भाजपा में भगा आ रहा है कि मैं किसान पुत्र है। आपको उन्हीं अखबारों से प्लांटेड खबर को लेकर आप ढिंढोरा पीटते हैं कि भाजपा वाले अगर सोच रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन यही जब सूत्र की खबर से चलेगी 4 करोड़ मिलने की खबर आती है तो मुख्यमंत्री सबूत मांगते फिरते हैं। तो अब ये मीठा मीठा गप और कड़ा कड़ा थू नहीं चलेगा। आपको पूर्ण जवाबदारी देनी पड़ेगी कि क्यों ईडी ने कार्रवाई की, आपको कैसे पता था कि ईडी प्रदेश में आने वाली है। एक सामान्य बात बोलता हूं, कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको पता रहता है कि पुलिस आएगी है ना, इतना है। तो मुख्यमंत्री जी भी कई समय से कहते आ रहे हैं कि इस प्रदेश में ईडी आएगा, इनकम टैक्स आएगा, तो ये क्या है? इनको क्या पता था कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध हो रहे हैं? ये इसी को इंडिकेट करता है कि उनको पता था कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध हो रहा है, एक दिन ये आएगा। उसी का ये परिणाम है कि ईडी आज यहाँ पहुंची है और उन्होंने कार्रवाई की। जहां तक बात सबूत की है, सबूत देने का काम इनकम टैक्स ने भी किया था। 200 करोड़ रुपए के 2 महीने के आसपास का ट्रांजेक्शन उन्होंने अपने बकायदा प्रेस रिलीज में ट्वीट किया था कि 200 करोड़ का बेनामी ट्रांजेक्शन कुछ महीनों के लिए दिखता है। कुछ चुनावी राज्यों में जो अभी जो जस्ट हुए हैं उनमें फंडिंग हुई है, तो ये किस ओर इंडिकेट करता है? इसी सबको प्रेस रिलीज भी एक कानूनी मान्यता प्राप्त पत्र होता है, उसके आधार पर बयानबाजी हो सकती है। रमन सिंह जी ने कहा उसको कायम रह सकते हैं। बोलिए सुरेंद्र जी, बीजेपी ने जो कहा है उस पर वो कायम है। यादव जी, भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह शायद सरकार जाने के बाद इनकी याददाश्त भी जा चुकी है। जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने कहा कि डर का माहौल, एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं है, विगत 2 वर्षों में चौथी बार है ये ईडी की कार्रवाई। और नलिनेश जी जो बोल रहे थे प्रेस रिलीज जारी करने की, ये बताए पिछले 3 बार की जो ये तो संवैधानिक संस्थानें हैं, जो कार्रवाई होती है, जांच होती है, जांच के अंत में प्रेस रिलीज जारी करने का सिस्टम है। लेकिन ईडी जारी नहीं कर रही है, आईटी जारी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इन जांच एजेंसियों के प्रवक्ता की भूमिका में है। इनके नेता रमन सिंह तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना, जो आरोप लगा रहे 25 रुपए प्रति टन कोयला का जो कमीशन है, तो मेरा यह साफ कहना है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोल का आवंटन जो है वो पूरी तरह से केंद्र सूची का विषय है। जो 58 खदानें छत्तीसगढ़ में संचालित है, उसमें से 52 कोल इंडिया लिमिटेड और CSEL की खदानें हैं जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो रमन सिंह बताए, और ये ATM के भूमिका में तो 15 साल ये रहे। जो नान डायरी जब्त हुई थी 36,000 करोड़ के नान घोटाले में, उसमें मैडम CM, डॉक्टर साहब, CM साहब और ऐश्वर्या रेसिडेंसी किसका पता था? ये छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति जानता है। नागपुर, लखनऊ और दिल्ली में किनको पैसा पहुंचाया जाता था, तो ATM के भूमिका में कौन था छत्तीसगढ़ में? और चीट फंड कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या है? 6,500 करोड़ रुपया चीट फंड कंपनियों को यहां पर बसाकर रमन सिंह के परिजन, रमन सिंह और इनके मंत्री फीता काटते थे। यह सहभागी थे उस लूट में। वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं? और बिलासपुर उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2022 में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति के मामले की जो सुनवाई के दौरान जस्टिस सामंत की पीठ ने CBI
ईडी और ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही थी। उस हाईकोर्ट के आदेश का क्या हुआ? ईडी ने आज तक जांच शुरू की है, रमन सिंह से पूछताछ की हो तो बताए। जो मूल चरित्र है केंद्रीय एजेंसियों का, यदु जी, ये मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ये आपके दर्शक भी देख ले। ये जो है इंडियन एक्सप्रेस का 19 सितंबर 2022 को प्रकाशित खबर है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मोदी सरकार के दौरान विगत 8 वर्षों में 5,422 मामले दर्ज हैं ईडी में, जिसमें से 5,310 केवल मोदी सरकार ने किए। पुराने जो प्रकरण है वो उनकी संख्या केवल 112 है, और उनमें से 95% केस केवल और केवल विपक्षी दल के नेताओं पर है। यह इनका चरित्र है कि किस प्रकार से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और यही नहीं, इनका एक और चरित्र मैं प्रमाणित करता हूं। जिस प्रकार से पंडित सुखराम से लेकर नारायण राणे, मुकुल राय से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, येदियुरप्पा, एकनाथ शिंदे और सोमेन मित्रा, ये जब दूसरे दल में होते हैं तो इनके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई कार्रवाई करती है, और ये जिस दिन सरेंडर करके भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ये सदाचारी हो जाते हैं, सारे देश से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये डराना चाहते हैं। 4-4 बार छत्तीसगढ़ में ये ईडी की कार्रवाई करते हैं। ये बताओ पिछले 3 कार्रवाई में, 3 जांच में क्या निकला? तो इनका ये चरित्र है लगातार दूसरी पार्टी के। और ये तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में है 19 सितंबर के, कि 95% कार्रवाई, जो 5,310 मामले हैं उसमें 95% कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने के लिए, और जो नेता इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उनके खिलाफ सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े घोटालेबाज, मुकुल राय जैसे चिटफंड, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी, वो भाजपा में शामिल होते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। तो यही इनका चरित्र है यदु जी। लगातार ये तो 15 साल रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना, अधिकारी तो वही है, तब वो सही थे, आज वो 15 साल अधिकारी हो गए। तो रमन सिंह जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जिस पार्टी की सरकार है केंद्र में, और वो बताए कि 25 रुपए जो प्रति टन कमीशन है, ये तो दोनों कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल जो है केंद्र की कंपनी है, सरकारी उपक्रम है। तो कितना पैसा पहुंच रहा है रमन सिंह के पास और कितना वो मोदी सरकार को दे रहे हैं, तो इस कमीशन खोरी का भी खुलासा कर दें। ठीक है नल्ले जी। एजेंसी छत्तीसगढ़ सरकार है, ट्रांसपोर्टर को डीओ लेने के लिए कलेक्ट्रेट में आके चक्कर काटना पड़ता है। ऑनलाइन से ऑफलाइन सिस्टम क्यों किया गया कि वही आए कलेक्ट्रेट में आके चक्कर लगाए, मुंह दिखाई दे, तब उसका काम बने। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी सरकार, स्टेट सरकार होती है। ये जो पेपर लेके बता रहे हैं ना कि ये ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, ये कि मुख्यमंत्री उसी अखबारों के कतरानों को नहीं मान रहा है, बोले सबूत लाइए। आज तक खंडन नहीं किया, भाजपा ने किया हो तो बता दें इस खबर का। निवेदन है मेरा, भारतीय जनता पार्टी ठीक, मेरी बात को भी सुन लीजिए, आपको जब बारी आए तो बोल लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, क्यों डीओ लेने के लिए ट्रांसपोर्टर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाता है, मुंह दिखाई देते हैं, तब ट्रांसपोर्टर को डीओ मिलता है, फिर वो काम करता है। ये जो पेपर दिखा रहा है इसको मुख्यमंत्री जी ने तो मामले से इनकार कर दिया, सूत्रों से कोई खबर नहीं, सबूत लाइए। सबूत जब इनकम टैक्स ड्यूटी 200 करोड़ रुपया बेरामी ट्रांजेक्शन कुछ महीनों का मिला है, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये यहाँ पे ये लगता है सुरेंद्र जी भाई अभी सरकार में भी अपने आपको विपक्ष में मार रहे हैं। आप सरकार में सर जवाबदारी आपकी बारी है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपके विधायक ने गृह विभाग में आरोप लगाया, आपके विधायक ने शिक्षा विभाग में आरोप लगाया, आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईडी आएगी तो क्यों आएगी, ये पता था उनको, और आ गई ईडी कार्रवाई कर रही है। तब पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, रही बात उसकी तो ईडी भी सब पूरे अपना प्रेस रिलीज जारी करेगी कि उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कार्रवाई चल रही है ना, 2 ही दिन हुआ है, उनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, लेकिन जरूर हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आएगी और जरूर देगी। इनकम टैक्स में 200 करोड़ का पता चला, चुनावी राज्यों में फंड पहुंचने की बात थी, उस पर आप बात करिए ना, वो तो सबूत नहीं गया। प्रेस रिलीज की भी पूरी कानूनी मान्यता है, उस पर जवाब देने से ना बच्चे। सुरेंद्र जी मैं आग्रह करता हूं उस पर भी बोले कि क्या हुआ जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 200 करोड़ की बात कही थी, उसमें तो आप लोगों का कोई ध्यान नहीं आया। और अभी आप लोग सब अभी आप सरकार में आपको जवाबदारी बनती है, कीजिए। 4 साल तक आपने अभी किसी भी आरोप में फ्रेम नहीं कर पाया हमारी पुरानी सरकार में किसी भी नेता पर, फिर भी वही बयानबाजी, आप तो कार्रवाई करके दिखाइए। ठीक है सुरेंद्र जी।
यदु जी, भारतीय जनता पार्टी देश की पहली पार्टी है और इनके नेता धर्मलाल कौशिक तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। आपको याद होगा नान के मामले में, अंतागढ़ के मामले में, डीकेएस घोटाले में लगातार इनके नेता जो है सरकार के द्वारा गठित एजेंसी की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। दूसरी बात, ये इनकम टैक्स के 200 करोड़ की ये बात कर रहे थे। इनकम टैक्स का पिछले बार जो सर्वे हुआ था उसमें व्यवसायिक लेन देन में 200 करोड़ व्यवसायी के संदिग्ध पाए गए थे। उसमें सरकार के खिलाफ कोई कमेंट नहीं है, कान खोल के सुन ले। और दूसरी बात, ये लगातार, यदु जी आप भी इस बात के गवाह हैं, पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी दर्जनों विषयों पर, पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और ये मंच से कहते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि 71 आदिवासियों की हत्या हो गई। दूसरी बात, रमन सिंह गंगा जल की कसम खाकर कहते हैं, गंगा जल की कसम वाली जो बात थी, जो कर्ज माफी को लेकर कही गई थी, उसको गंगा जल से जोड़ते हैं। 15 साल में रमन सिंह 61,800 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई 32,800 है। इसी प्रकार से इनके नेता प्रतिपक्ष जो नए नए बने हैं, पानगढ़ में जाके 92 गाय के मौत की खबर ये वहां पर करते हैं, और जबकि असलियत यह है कि सामान्य मौत जो धरती पे आया है उसको जाना ही है। सामान्य परिस्थितियों में 4 गायों की मौत हुई थी। इनके समय में जो सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, फूलचंद गौशाला में संघियों को चंदा दे के गौशाला में गाय मारी जाती थी, वो शायद इनको याद आ रहे हैं अपने पाप। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, मणिपुर में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, आपको याद होगा जब तक एकनाथ की सरकार नहीं बनी थी तब तक वहां पर ईडी के हवाले था महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी बाकायदा एफआईआर हुई थी। और अब जब भाजपा के समर्थन में वहां सरकार बन गई, तो जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, झारखंड इनके टारगेट में है, राजस्थान इनके टारगेट में है, छत्तीसगढ़ तो पहले से ही है, चौथी बार। तो ये पूछ रहे हैं कि डर था, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये तो आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि ये इनके अनुसांगिक संगठन की भूमिका में है। ये तो राजभवन तक को पार्टी कार्यालय के रूप में चलाने वाले लोग हैं। याद होगा यदु जी, महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, वोट होने से पहले अल्पमत वाले व्यक्ति को ये इन्हीं के इशारे पर शपथ दिला दी जाती है। तो ये इनका चरित्र है। जो निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में चुनाव था, अमित मालवीय जी ट्वीट करके पहले डेट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग पीसी होती है। ये इनका चरित्र है। उचित सर के पास चलते हैं। नल्ले जी, इसका जवाब लूंगा आपसे। उचित सर, लगातार ये बात सामने आती है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग हो रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उन्होंने कहा कि आदर्श व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी आदर्श व्यवस्था कभी बनी नहीं। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के वक्त भी नहीं थी, ये बात सत्य है। इस चीज की दुरुपयोग हमेशा से होता है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए होता है और हो रहा है, कभी कम और कभी ज्यादा। अभी इसकी बहुतायत हुई है, ये बात भी सत्य है। ये बात भी सत्य है कि बड़े चीजें सेलेक्टिव मुद्दों पर ही जांच होती है। जो वकील साहब बोल रहे हैं वो मुद्दे पे मैं इत्तेफाक रखता हूं उस बात से कि वो अब सेलेक्टिव मुद्दे पे क्यों। सवाल यही खड़े होता है कि जांच एजेंसियां जितने लोगों की जांच कर रही है, एक सार्थक पहलू दोनों ये भी है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो काली रकम है, जो वसूली रकम है, वो इसी शासनकाल में आई है। ये बात सत्य है। अभी पिछले 2-3 वर्षों से जो कलेक्शन हुआ है, जो अवैध रकम, काला कमाई, जो काली कमाई हुई है वो कलेक्ट हुई है, उसका रेशियो भी काफी ज्यादा है। नो डाउट की 5% में इनकी सक्सेस रेशियो है, लेकिन जो कलेक्शन पैसे हैं वो काफी तादाद में है। लेकिन ये जो ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई कर रही है, ये उन लोगों के साथ कर रही है जो 90% विपक्ष में बैठे केवल उन्हीं लोगों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि केवल गलत काम केवल विपक्षी लोग कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है उनके पास कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसकी इमेज तो खुद ईडी ने खराब की है, केंद्र जो भी केंद्र में रहे उन्होंने खराब की है, जो सत्ता में शीर्ष पर बैठे उन्होंने खराब की है। आज की डेट में तो आम आदमी खुद इस ईडी को बहुत सीरियसली लेते नहीं। ईडी का मतलब चुनाव आने वाला है या सत्ता परिवर्तन होने वाली है, ऐसी इमेज बन चुकी है ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की। ठीक है, नल्लेश जी मुझे बताइए, जब
कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी ना, तो जिन अधिकारियों को लेके पूर्व अभी जो मुख्यमंत्री है, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो किसको पत्र लिखते थे, आलोक शुक्ला कौन है, किसके बारे में, अनिल उरेजा के बारे में पत्र लिखते थे, इनको भी पद से हटाइए, नाम घोटाले में इनके ऊपर आरोप है। अब सरकार आने के बाद ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ गया, इनको क्यों आग की तारीफ बना के बैठाए हुए हैं, बताइए ना। और ये विषांतर का गाँव है कि मौत की तरफ ले गए, इनको बताना चाहिए कि जिनका अधिकारियों पर आरोप लगाते थे उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में, लिस्ट में, बड़े बड़े पदों में क्यों रखे हैं अधिकारियों के रूप में। इनको भी साइड लाइन करके रखना था, इनके कार्रवाई पे क्यों बड़े बड़े वकील लगते हैं बचाने के लिए, बताइए। इसमें नान की जांच को बाधित करने के लिए कौन गया हाईकोर्ट, ये भी बताइए ना नीलेश जी, क्या तकलीफ है आपको? आप क्यों नहीं चाहते झीरम की जांच रिपोर्ट आए, क्यों नहीं चाहते नान की जांच हो, क्यों नहीं चाहते डीकेएस की जांच हो, क्यों नहीं चाहते अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी पकड़े जाए, वाइस सैंपल देने से रमन सिंह के परिजन क्यों भाग रहे हैं? तो तमाम जो पाप है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये आज भी 36,000 करोड़ के नान घोटाले, सबूत कहा गया, फर्जी राशि का सबूत कहा गया, आज भी है। सुन लीजिए, जो झीरम में घायल हुए दौलत मुख्यमंत्री बनने के बाद लेकर आ रहे हैं, तो उनको सामने का प्रस्तुत करना चाहिए सबूत से और न्याय दिलाना चाहिए। परिजन है उनकी लगातार हम जांच करते हैं पर चर्चा कर लेते हैं, ईडी की छापेमारी पर चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के पाप जो है वो उजागर हो चुके हैं, पूरे देश में यही चरित्र है। ये आप देखिए कि जितने बागी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, येदियुरप्पा से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है? हम लोग आप ही का पत्र है और नितिन गडकरी रखते हैं, उसमें येदियुरप्पा जरूरी है। कैसे आपके साथ बयान कर रहे हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जाके सारे बात धुल जाते हैं। तो ये बताए क्या डराने के लिए, फंसाने के लिए, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो सीपीआई जी के खिलाफ जमीन का मामला ले जाते हैं और वो जो सरेंडर हो जाते हैं 28 विधायकों के साथ, तो सारे काम धुल जाते हैं, वो केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं। तो इनके चरित्र से देश की जनता वाकिफ है और ये यही कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में ये सभी एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, उसको अपने आनुषंगिक संगठन के रूप में चला रहे हैं। राजभवन और निर्वाचन आयोग तक को नहीं छोड़ा। जो दुर्दशा वर्तमान में संवैधानिक संस्थानों की है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। 95% मामले पिछले 5 साल में राज्य सरकारें ये रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस की 95% मामले विपक्ष के नेताओं के दर्ज किए हैं, जबकि भ्रष्टाचार में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। इनके पूंजीपतियों की संपत्ति 18 महीने में 3000% बढ़ जाती है, जबकि आम आदमी जो है 23 करोड़ बेरोजगार थे, वो संख्या 28 करोड़ हो गई, 5 साल में 80 करोड़ हो गई। तो भाई ये बताइए, मुख्यमंत्री जो सबूत मांग रहे हैं, क्या वो आईटी विभाग का प्रेस में सबूत नहीं मांगते? आप तो वही है, आप कानूनी मान्यता प्राप्त सुन लीजिए, आप तो वकील है, सुन लीजिए, भट्ट का बयान है 134 में दर्ज हुआ। भट्ट का बयान याद है 999 में, और शिवशंकर भट्ट का बयान याद है। पत्र के साथ न्यायालय ने न्यायाधीश के समक्ष दर्ज हुआ है। नागपुर टेस्ट में बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा का बयान याद है, जिसने रमन सिंह के हाथ में 1 करोड़ की अटैची पकड़ाने, अमर अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल के हाथ में अटैची पकड़ाने की बात कबूली थी। वो सीडी न्यायालय तक नहीं प्रस्तुत की जाती। ये आपका चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है, समय की कमी है। सबसे पहले उचित सर आपका कमेंट। जी मैं सुन नहीं पाया यादव साहब, आपका सवाल सुन नहीं पाया। आखिरी कमेंट, ये ईडी की छापेमारी और फिर उस पर राजनीति। देखिए ईडी का स्वागत करना चाहिए बिल्कुल। अगर देखो ईडी को भी, जो अगर ईडी जिस तरीके का डर और भय बना रही है, उसको अपनी इमेज को सुधारने के लिए इमीडिएट ऐसी चीजें और अपनी एक पुलिस वार्ता लेके या जिस तरीके से डिस्क्लोज करे कि हमने, अगर वो सही है, इन लोग अगर गिल्टी है तो वो भी सामने लाना चाहिए, और गिल्टी नहीं है तो नीट एंड क्लीन देना चाहिए। लेकिन इस तरीके का भय का माहौल ला के पॉलिटिकल जो
डिसबैलेंस करने की वो कोशिश है या भय का वातावरण बनाने की जो कोशिश है, इससे उनको बचना चाहिए। अब हम लोग इतने बड़े तो है नहीं कि ईडी को सुझाव दे सके, लेकिन इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है वो राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, नल्ले जी आखिरी कमेंट। इन्होंने पत्रकार महोदय ने कहा कि छवि से आनी चाहिए। किसके राज्य में सीबीआई को तोता कहा गया था? अभी हमारी 8 साल से सरकार है, लेकिन कोई भी संस्थान संस्थान ने किसी भी एजेंसी को इतना बड़ा कमेंट्स नहीं किया जितना सीबीआई को तोता बोलने में किया था। आप बताइए, अगर छवि खराब होती, गलत कार्रवाई होती तो ये तो सब कब से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, सदुपयोग हो रहा है, और जरूर इस देश में व्यवस्था सुधरेगी। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल वाला सिस्टम जाना चाहिए, देश का भला होना चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक है, सुरेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका। यदु जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वसनीयता खो चुकी है। ये मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इशारे पर इस प्रकार से जो कार्रवाइयां हैं, और ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, और तमाम एजेंसियां ये कह रही है कि पिछले 8 वर्षों में 95% मामले जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके किया जा रहा है, और जांच के बाद में जो भले वो मामले ठहर नहीं पा रहे हैं, 5% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, ये मोदी सरकार की असफलता है, इनकी नाकामी है, और उसको छुपाने के लिए, दबाव बनाने के लिए केवल और केवल इस प्रकार से जांच एजेंसियों का डर दिखाने का कुछ प्रयास है। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है, और इनके ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं। चलिए ठीक है, छुट्टी में क्यों चली गई रानू साहू जी? क्या गलत किया था जो चली गई? समय की कमी है। आपकी सरकार है, ठीक है, आपकी सरकार है, और 5 साल में छुट्टी में क्यों चली गई? सरकार है, आप करा लीजिए, उसके लिए भी आपसे पूछकर छुट्टी लेके जाएगी क्या? छापे के बाद सियासत शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन है छापे का, और बयानबाजी भी तेज हो गई है। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।